Assalamu alaikum everyone. This is Altaf Hussain Shah and I welcome you all in this free lecture जिसमें the major focus of our whole session would be CSS 2027 roadmap to clear CSS. ठीक है, किस तरह से आपको CSS क्लियर करना है। जो मेजर फोकस होगा मेरा इसी चीज पे होगा कि मैं आप लोगों को समझाऊं सिखाऊं हाउ टू क्लियर CSS। अगर आपका पहले अटेम्प्ट आपने दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो अभी अगर आप अपियर होंगे तो शुरू से किस तरह से तैयारी करनी चाहिए उस मुतालिक आई विल लेट यू नो टुडे। ये बिगिनर सेशन है, तो जो पहले से फेमिलियर हैं अबाउट CSS तो शायद उनको बिल्कुल एक नाइव सा आपको लेक्चर लगे। क्यों? क्योंकि इसका फोकस ही आज सेशन का यही है कि वो लोग जो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग से तैयारी करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो उनको क्या रोड मैप अख्तियार करना चाहिए। और अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने अटेम्प्ट दिया भी हुआ है तो मेरे नजदीक किस तरह एक तैयारी होनी चाहिए वो मैं आज आपको एक छोटा सा रोड मैप दे दूंगा। क्योंकि इट्स जनवरी नाउ, आप लोगों के पास जो CSS 2027 में अपीयर होने वाले हैं उनके पास तकरीबन एक साल है, ठीक है ना। तो इस पूरे एक साल में क्या करना है, किस तरह करना है, वो आज वाले लेक्चर में आई विल बी गिविंग यू ऑल क्लियर रोड मैप। जैसे आप लोगों को मतलब कोई भी परेशानी इस तरह की ना हो कि आप समझ ना पाएंगे क्या करना है, किस तरह करना है। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दोज थिंग्स। फिर मैं आप लोगों को जैसे मेरा सेशन खत्म हुआ स्पेस दूंगा टू आस्क द क्वेश्चंस। फिर आप जितने सवाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन कराऊं तो आई क्वालिफाइड CSS 2021 और उससे पहले मैंने 2018 में भी अटेम्प्ट दिया हुआ था। आई फेल्ड इन हिस्ट्री ऑफ USA। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे सब्जेक्ट्स पास थे। और मैं 2022 से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। मैंने 24 ऐसे की बैचेस ऑनलाइन पढ़ाई हुई हैं। माई 25th ऐसे बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 27th January। लास्ट ईयर 2025 में अप्रैल में वी स्टार्टेड ऑल कंपल्सरी सब्जेक्ट्स बैचेस एज वेल। पहली हमारी बैच अप्रैल में स्टार्ट हुई थी। इस तरह से हमने 4-5 बैचेस चलाई थी 2025 में ऑल सब्जेक्ट्स की, जिसमें ऐसे में खुद पढ़ाता था, प्रेसी में खुद पढ़ाता हूँ। और बाकी जो जितने सब्जेक्ट्स हैं उसके पास मेरे पास मेंटोर्स हैं। जैसे करंट अफेयर्स अब्दुल खालिक मेमन साहब हैं, CSP हैं वो भी। मंसूर भाई सर पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाते हैं, वो भी CSP हैं। इस्लाम स्टडीज जो है अजीज साहब पढ़ाते हैं, उन्होंने भी 2 दफा CSS क्वालिफाई किया हुआ है। दोनों दफा लोकेशन हुई है, पहले OMG में हुई, पाकिस्तान ऑर्डर काउंट सर्विस में। वो इस्लामिक स्टडीज पढ़ाते हैं। इसी तरह इंग्लिश प्रेसिंग कंपोजिशन मेरी जो हमारी पूरी एक कोऑर्डिनेटर भी हैं और इंग्लिश स्पेशलिस्ट भी है। तो इंग्लिश प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन को छोड़िए बाकी सारी बेसिक से ग्रामर वगैरह वो पढ़ाती हैं। और अबू तराब साहब जो है IRS के, वो पढ़ाते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी। तो इस तरह से जो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं वो पूरी कंपल्सरी की बैच जो हम चलाते हैं वो भी 27 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। स्टार्टिंग में जो है हम ऐसे कवर करेंगे, फिर विद इन अ वीक जो है वो इंग्लिश प्रेसी भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर प्लान है कि रमजान में इस्लामिक स्टडीज हो। इस तरह से 2027 के लिए अभी स्लॉट्स ओपन है। जो जो इंटरेस्टेड है तो फिर वो इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है छोटा सा मेरा प्रोफाइल है अबाउट टीचिंग CSS एस्पायरेंट्स। इसी तरह मेरा एक अपना प्रोफेशनल अपनी ऑफिस का अपनी सर्विस का भी एक प्रोफाइल है जिसको अभी डिटेल में बताने की असल जरूरत है नहीं। बाकी CSS मतलब अगर मैं थोड़े क्रेडेंशियल्स आपको बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह 2025 24 23 तीनों साल मेरे अच्छे खासे स्टूडेंट्स पास हुए हैं। और अगर आप उनके रिव्यूज देखना चाहते हैं तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लर्न विद औराफ अल्ताफ पे, औराफ अल्ताफ जहाँ से मोस्टली आप लोग वहीं से आए हैं, वहां पे मैंने उनके मैसेजेस वीडियोस सब कुछ रखे हुए हैं। 2025 का इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है। 2025 में मैं 13 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड द एग्जाम और ऐसे में काफी लोग पास हुए थे। अब उन 13 में से आई प्रे के सब लोगों की लोकेशन हो जाए। ऑल आर वंडरफुल। तो उनका भी अभी कुछ अरसे में रिजल्ट आ जाएगा, तो उनकी भी डिटेल्स फिर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो ये मेरा छोटा सा एक क्रेडेंशियल्स है अबाउट माय टीचिंग जर्नी। पढ़ाना मेरा शौक है, मजा आता है मुझे पढ़ाने में, अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना। और
जब मुझे एक ना एक बर्डन सा फील होता है, ऑनेस्टली बताऊं, कि अगर कोई मुझ पे ट्रस्ट कर रहा है कि मुझे आप ये सब्जेक्ट पढ़ाएं, पास करवाएं, तो एक आपको ऑनरशिप वाली फीलिंग के साथ साथ एक बर्डन भी होता है कि यार उसने इतना मुझ पे ट्रस्ट किया हुआ है कि आप मतलब ये मुझे, क्योंकि इतना बड़ा इम्तिहान, और इस इम्तिहान से आप आपके नहीं, आपके काफी जो है लोग आपसे जो वाबस्ता है, आपके पेरेंट्स, आपके कुछ अच्छे दोस्त, कुछ सिबलिंग्स आपके, वो जो है उनके ख्वाब इसके साथ होते हैं। मतलब आपने वो सारा एक मेंटोर को या टीचर को या गाइड को दे दिया कि आप मुझे ये करवा दें सब्जेक्ट। तो मुझे ना काफी बर्डन भी फील होता है कि यार मतलब ये लड़का ये लड़की मुझ पे ट्रस्ट कर रहा है कि मैं उसको सब्जेक्ट कराऊं। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से थ्रू आउट जो मेरे पास एनरोल होता है, तो एक तो वो कनेक्शन उसके साथ खुद ही डेवलप हो जाता है, उसको थ्रू आउट हिज और हर प्रिपरेशन गाइड करना, वो एक बन ही जाता है। बेच के दौरान जो है सिंसियर कोशिश होती है कि उसको जितनी मैं इम्प्रूवमेंट उसकी करवा सकूं वो करवाऊं। तो क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं उनके साथ ऑनेस्ट नहीं होऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा। मेरी एक स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी ये है कि मैं फजूल में, अगर मुझे लगता है कि यार अच्छा नहीं है इसका राइटअप, इसका ऐसे इसकी आउटलाइन ठीक नहीं है, तो मैं कोई मार्क्स दे दूं उसको कि मैं पास हो जाए 50 60। अक्सर आप देखते हैं लोग देते हैं अकेडमीज पे 60 70 स्कोर होता है ऐसे में, मुझे समझ नहीं आता किस तरह इनका 60 70 स्कोर आता है। तो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट, अगर मुझे लगता है कि यार ये अभी भी मतलब जो है इसको बहुत तैयारी करने की जरूरत है, फिर तो मैं उसको सिंसियरली बता देता हूँ कि ये आपकी पोजीशन है। अगर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है पर ये एक दो चीजें ऐसी हैं जो मैं इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, तो मैं इसको 38 39 देखकर 22 में भेज देता हूँ कि यार ये इसमें ये दो चीजें ठीक कर लो, यू आर 40। तो वो एक अच्छा ना उनके साथ उनको फीडबैक मिलता रहता है, क्योंकि मेजर थिंग इन योर होल सीएसएस इज फीडबैक। आपने तैयारी कर ली, आपने नॉलेज गेन कर ली, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही लिख रहे हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आप गलत लिख रहे हैं? कोई होगा जो आपको बताएगा ना। अक्सर अब चेट जीपीटी आ गई है, लोग उसको कहते हैं कि ये मैंने लिखा हुआ है मुझे चेक करके बताओ, और वो बिल्कुल गलत तरीके से गाइड करता है। वो उसका जो अपब्रिंगिंग है चेट जीपीटी का, हर किसी के जो अपनी सब्सक्रिप्शन होती है या फ्री वाला होता है, उसकी मेच्योरिटी जो है वो आप जो सर्च करते हैं उस हिसाब से क्रिएट होती है। आप लोगों को ये अंदाजा होगा कि चेट जीपीटी पे जिस तरह से आप उसको डेवलप करेंगे उसी तरह से होगा। अगर आप वहां पे जाके मतलब कभी लिखेंगे कि ये गाने बता दो, कभी कोई कभी कुछ, मतलब मुख्तलिफ चीजें पूछते रहेंगे, तो वो खुद ही कंफ्यूज रहेगा वो। फिर आप अगर आप उससे एक चीज कंटिन्यूसली पूछते रहेंगे तो फिर वो थोड़ा मेच्योर होता जाएगा। चेट जीपीटी इस तरह से वर्क करता है। अब जो है आप लोग अगर उस पर रिलाई करेंगे तो ऑब्वियसली मसला हो जाएगा। आप लोगों को जो अभी मसला होगा ना, हमारे साथ जो मेजर मसला होता था वो ये होता था कि सही हमें गाइडेंस मिल जाए, मतलब हमें कोई रास्ता बता दे कि प्रेसी असल में करनी किस तरह से है, किताब कौन सी लेनी है, ये किस तरह करना है, वो किस तरह करना है। अभी आप लोगों को ये मसले नहीं होते होंगे मेरी तरह। और भी काफी लोग हैं जो एक इस तरह के लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं जिसमें एक रोड मैप आपको मिल जाता है। अभी जो मेजर मसला होता है ना, वही होता है कि सिंसियरली कोई बताए कि ये टेक्निकल चीजें किस तरह कवर करनी है, किस तरह ओवरकम करनी है, और राइट अप किस तरह ठीक करनी है। ठीक है। तो पूरे सेशन में फोकस यही होता है कि हर चीज जो है अ, उसको केटर किया जाए। अभी मैं आपको जो रोड मैप है वो बताता हूँ कि सीएसएस जो है उसमें थ्रू आउट जो है आपको किस तरह से क्या क्या करना है। ठीक है। ये बिल्कुल जो है ना बेसिक है, और सवाल शायद होती है तो हाउ डू आई स्टार्ट। अच्छा, सवाल जो है मैं आपके आखिर में पढ़ूंगा, मुझसे आप आखिर में पूछिएगा, जितने आप सवाल करेंगे मैं आपको जवाब देता रहूँ। ठीक है। रोड मैप टू क्लियर सीएसएस। अभी मैं आपको एक छोटा सा ना ब्रीफ रोड मैप दे देता हूँ कि बेसिकली आपको करना क्या है। तो हम चलते हैं, जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जो है ऑलमोस्ट आपका पूरा होने वाला है। जैसे मेरी फॉर एग्जाम्पल पेज 27 से स्टार्ट हो रही है, तो मैं 27 जनवरी समझ लेता हूँ कि अब आप 27 जनवरी से किस तरह स्टार्ट करेंगे। अब अगर आप 27 जनवरी से December 31 तक एक स्केड्यूल बनाएं कि क्या करना है, किस तरह करना है, तो आपके पास 12 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। जिसमें से 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंपल्सरी हैं, ऐसा ही है,
और 6 जो है वो ऑप्शनल्स है। अब जो 6 कंपलसरी हैं वो सब्जेक्ट हैं ऐसे: इंग्लिश, प्रेसिडेंट, कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और इस्लामिक। ये आपके 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह 6 जो ऑप्शनल्स हैं उनमें से आपके पास एक ग्रुप्स बने हुए हैं। आपको उन ग्रुप्स में से अपने ऑप्शनल सिलेक्ट करने होते हैं। हर एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, नॉट मोर देन वन सब्जेक्ट। कुछ ग्रुप्स में 200 मार्क के हैं सब्जेक्ट्स, कुछ में 100 मार्क के हैं। अगर फॉर एग्जांपल 200 मार्क का जो ग्रुप है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें इकोनॉमिक्स है, अगर आप उसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस आप चूज कर रहे हैं, तो आपके 200 मार्क्स ये हो गए। इसी तरह से एक और 200 मार्क का ग्रुप है जिसमें आईआर, सॉरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये इस तरह जूलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल फिजिक्स वहां सेलेक्ट करते हैं तो आपके 200 ये हो गए, ठीक है। और फिर आपके कितने बचे? 200। अब आप तीसरा जो है क्रिमिनोलॉजी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो 100 मार्क्स का है। और चौथा आप फॉर एग्जांपल जेंडर स्टडीज ले लेते हैं जो भी 100 मार्क का है। तो ये आपके कितने हो गए? 200, 400, 600। आवाज आ रही है सबको? प्लीज मुझे बताएं, ये किसी को आवाज के इशू हैं? जी जी सर, आवाज आपकी क्लियर है। क्लियर है ना मेरी? जी जी। सर थोड़ा सा इशू चलिए था जी, आवाज में, क्लियर है। इसीलिए आपको मैसेज किया था। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है। ये अगर इशू होता मेरी तरफ से तो सबकी जो है ना, सबको आवाज नहीं आती, लेकिन आ रहा है कुछ लोगों को, मतलब इट्स फाइन फ्रॉम माय साइड। तो ये अक्सर आजकल बारिशें भी हैं, नेट का इशू है। तो ये जो हमारे सेशन होते हैं तो उसमें मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूँ 3-4 दिन के लिए। जैसे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स ही चलते हैं, हर जो मेरा क्लास होता है उसकी क्लास के एक दिन के अंदर जो है उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। 3-4 दिन तक आपके पास वो, ठीक है, उसको देख लें, फिर डिलीट हो जाती है। क्योंकि पहले रिकॉर्डिंग नहीं देता था मैं, लेकिन अब वाकई जेन्युइन मसले हो गए। ओवरऑल डेटा के पूरे पाकिस्तान में मसले चल रहे हैं। फिर ये जैसे बारिश हो गई, मौसम हो गई, तो इस वजह से भी थोड़ी जो है मसले इंटरनेट के होते रहते हैं। तो ऑप्शनल्स में आपके 600 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क का है, ठीक है। टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो जो है वही आपको चूज करने। सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन होता है, जो इस्लामिक स्टडीज है उसकी जगह आप कंपेरेटिव स्टडीज ले सकते हैं इफ यू बिलोंग टू मिनॉरिटी, ठीक है। और इस्लामिक स्टडीज में आपके पास ऑप्शन होता है कि इसको आप उर्दू में करें या इंग्लिश में अटेम्प्ट करें। बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स, ये सारे जितने भी हैं ये इंग्लिश में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह जो ऑप्शनल्स हैं वो भी सारे इंग्लिश में अटेम्प्ट करने होते हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई आप लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट ले रहे हैं, सिंधी, पंजाबी, पश्तो अगर आप ले रहे हैं। तो इसी तरीके से आपके पास टोटल 12 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से 6 कंपलसरी हैं, 6 ऑप्शनल्स हैं। अब आपको इन सब की तैयारी करनी है। ऑप्शनल किस तरह चूज करना है उसके जो है ना वो, मतलब बहुत बड़ी उसकी वो है, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी उस पर। फिर 20-25 मिनट हमारे ऑप्शंस पे चले जाएंगे कि किस तरह सेलेक्ट करना होता है। तो इस पे फर्दर कभी ना कभी गाइड कर देंगे। बहरहाल अगर आपने ऑप्शनल्स चूज कर लिए हैं, नहीं किए, तो मेजर जो क्राइटेरिया आपको ऑप्शनल्स में देखना चाहिए, वो आपको देखना चाहिए कि बेसिकली एक तो उसका सिलेबस। अगर आप ऑप्शंस चूज करना चाहते हैं तो क्या बंदा चीजें देखे, एक तो उसका सिलेबस और दूसरा उसके पास पेपर्स। ये आपके पहले 2 मेजर कंसर्न होने चाहिए। फिर स्कोर एंड ट्रेंड है नहीं है वगैरह वगैरह, वो बात की बात है। पहले तो उसका सिलेबस देखें कि आपको सिलेबस समझ आ रहा है, ठीक है। और पास पेपर्स देखें कि किस तरह के उस सिलेबस पे सवाल आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिलेबस जो है अगर बहुत लेंदी है लेकिन आसान है, ठीक है, तो आपके लिए वो मसला नहीं होगा। जैसे पब्लिक एड का सिलेबस थोड़ा लेंदी होता है लेकिन आसान है, ठीक है ना। क्रिमिनोलॉजी के 4-4 पोर्शन नजर आते हैं लेकिन बहुत आसान है।
इसी तरीके से सिलेबस आपने देखा, सिलेबस एफपीएससी की वेबसाइट पे पढ़ा होता है। अभी आप गूगल करेंगे सिलेबस ऑफ सीएसएस पेपर्स एफपीएससी, वो आ जाएगा एक पीडीएफ, वो वहां से आप सारे पेपर्स देख सकते हैं, सॉरी सारे सिलेबस को देख सकते हैं। इसी तरह पास पेपर्स भी आपको इजीली गूगल से मिल जाएंगे। तो ये जो सिलेबस और पास पेपर्स हैं, इनसे बेसिकली पता क्या चलता है? सिलेबस से पता चलता है कि आपको पढ़ना क्या है, पास पेपर से पता चलता है कि कितनी डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, मतलब आपको पास पेपर से अंदाजा हो जाएगा कि जो ये सिलेबस है इसके ऊपर कितनी डिफिकल्ट लेवल के सवाल आ रहे हैं और कितने इजी सवाल आ रहे हैं। ये दो मेजर आपकी चीजें होनी चाहिए कि पास पेपर सिलेबस देखें, फिर उस हिसाब से आप अपने ऑप्शंस चूज कर लें। फिर आप स्कोरिंग ट्रेंड देखते हैं। स्कोरिंग ट्रेंड में अगर बताऊं तो जैसे हिस्ट्री ऑफ यूएसए है, वो अभी स्कोर इतना नहीं देता है, इंटरनेशनल लॉ स्कोर नहीं देता है, तो मैं कहता हूँ कि इसको आप ना लें तो अच्छा है। ठीक है ना, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, आप ले भी सकते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स को। इसी तरह फिजिक्स भी है, वो भी इतना स्कोर नहीं देता है, तो फिजिक्स भी ना ही ले तो बेहतर है। तो मैं जो है, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। अब आप कहीं भी जाएंगे, एकेडमी पे जाएंगे, हर कोई आपको अपने हिसाब से बताएगा कि आपको ये ऑप्शनल करना चाहिए, वो ऑप्शनल करना चाहिए। अक्सर जो अकेडमीज हैं वही आपको ऑप्शनल चूज करवाएंगी जिनके उनके पास टीचर्स होंगे। इस ट्रैप से बचना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स जो मेरे 50th कॉमन में ही है, उसका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड था और उसने तीसरे अटेम्प्ट में पास किया है। पंजाब डोमिसाइल था, और दोनों दफा जो है वो उसका एग्रीगेट रह रहा था। क्यों? क्योंकि उसने दोनों अटेम्प्ट्स में, पहले वाले में आईआर लिया हुआ था, तीसरे में उसने गिव अप कर दिया कि भाई मैं इकोनॉमिक्स ले रहा हूँ जो मेरा बैकग्राउंड है, और उसने 170 स्कोर लिया इकोनॉमिक्स में, और उसी की वजह से उसकी एलोकेशन हुई है। तो क्यों? क्योंकि उसका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का था, बस उसको किसी ने मिसगाइड कर दिया कि भाई आप जो है अपना ये ले लें, सब्जेक्ट ले लें आईआर। क्यों? क्योंकि आईआर आपको इससे में भी हेल्प करेगा, आईआर जो है वो आपको और आपकी जो टेक्निकलिटीज हैं उनको भी ठीक करेगा, वगैरह वगैरह, काफी उनको चीजें बता दी, तो वो कह रहे थे कि बस यही सब्जेक्ट है। उस मिसगाइड की वजह से उस बेचारे के दोनों दफा एग्रीगेट में मार्क्स ले रहे थे। क्योंकि आईआर पास होता था, लेकिन वो 90, 89, 70 इतने में वो पास होता था, दोनों सब्जेक्ट्स मिला के। तो ये बड़ा मसला है। आप लोग अगर इस चीज से बचना चाहते हैं तो उसका एक ही हल है कि आप लोग जो है, एक मिनट, ये पीछे एड आ रही है ना, अभी सही है? तो हमेशा जो ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं वो आपको वही करने हैं जिसमें यू आर 100% कॉन्फिडेंट। अगर आपको लगता है कि आपका बैकग्राउंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ले लें। ठीक है, आपकी अच्छी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप सब्जेक्ट ले लें, आप किसी के कहने पे नहीं चलें। ठीक है ना, आपको कोई कहे कि ये ले लो वो ना लो, मैं हमेशा कभी भी किसी को, एस्पायरेंट को ये नहीं कहता हूँ ये ले लो ये ना लो। ठीक है ना, मेरे पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स हैं, मैंने सारे सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर भी नहीं किए हुए ना, ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स, तो मुझे नहीं पता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे नहीं पता इन्वायरमेंटल साइंस का, मुझे नहीं पता जीपीपी का, मुझे पॉलिटिकल साइंस का नहीं पता। मैं किस तरह किसी को कहूँ कि ये ना लो? मैं फिर किस बेसिस पे कहता हूँ? अब ये जो हिस्ट्री ऑफ यूएसए और आयला, ये दोनों मेरे ऑप्शंस रह चुके हैं। ठीक है ना, दोनों मैं दे चुका हूं, तो मुझे इसका अंदाजा है। फिजिक्स जो है ये मैं लेना चाहता था आईआर की जगह, मैं, मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, मैं लेना चाहता था, लेकिन मुझे बहुत इसकी स्कोरिंग ट्रेंड बकवास लगी, तो मैंने फिर इसको ड्रॉप कर दिया। तो फिर मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस लिया था। ठीक है ना, तो इंटरनेशनल रिलेशंस लेने का मुझे बड़ा फायदा हुआ। ठीक है ना, क्योंकि मुझे ये बहुत सब्जेक्ट अच्छा लगा और मैंने इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ा था। इसी तरीके से अब आपने 6 ऑप्शनल, 6 कंपल्सरी जो आपके हैं, 12 सब्जेक्ट्स हो गए। और अब आपने करनी है तैयारी स्टार्ट। अब तैयारी किस तरह स्टार्ट करनी है, उसका आसान तरीका ये है कि 6 जो कंपल्सरी हैं, उन 6 में से आप कोई भी एक चूज करें। ठीक है, मैंने किया था इस्लामियत और सोशोलॉजी, ऑप्शनल था। ये 2 सब्जेक्ट्स मैंने पैरेलल इन दोनों की तैयारी की थी। अब आपकी मर्जी है, आप जिस सब्जेक्ट जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आपको लगता है कि इसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, आपको लगता है ये आसान है, तो आप उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। ठीक है ना, थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपके
तीन चीजें तो चलती रहेंगी थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, ऑन एंड ऑफ। वो तो आप अभी से स्टार्ट करें, कल से स्टार्ट करें, वो आपकी थ्रू आउट प्रिपरेशन चलती रहेगी। वो क्या चलती रहेगी? एक, ऐसे की प्रिपरेशन। दूसरी, आपकी इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस। तीसरा, जनरल एबिलिटी की प्रैक्टिस। ये जो तीन चीजें हैं, इनकी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस आपके डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपने इस्लामियात अभी पढ़ रहे हैं तो फिर कैसे पूरा हो जाए, फिर पाकिस्तान अफेयर्स उठा लें। ये तो बेसिकली ऐसे प्रेप, इंग्लिश, जनरल एबिलिटी, ये आपके अभी से आपके जो है ना वो साथी बन जाएंगे। अब किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल ऐसे जो है उसकी प्रिपरेशन किस तरह से, ठीक है। अब ऐसे की प्रिपरेशन इस तरह से कि सबसे पहले लर्न ऐसे राइटिंग फ्रॉम समवन। जहां से भी आपको आसानी लगती है, मेरे प्लेटफॉर्म से मुझसे पढ़ना है, मुझसे पढ़ लें, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लाहौर में भरे पड़े हैं लोग, ऑनलाइन पढ़े पड़े हैं। जहां से आपको समझ आता है, ऐसे राइटिंग सीखनी है। बाकी आप इस्लामियात खुद से कवर कर सकते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स खुद से कवर कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट खुद से कवर कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल एरियाज हैं। कौन से टेक्निकल एरियाज हैं? एक प्रेसी राइटिंग, एक पेपर अटेम्प्टिंग, और एक ऐसे राइटिंग। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो जरूर किसी से सीखें, समझें, फिर उस हिसाब से प्रैक्टिस करते रहें। प्रेसी, पेपर, ऐसे। अब ऐसे की प्रिपरेशन थ्रू आउट द ईयर किस तरह होगी? एक तो आपने पहले ऐसे राइटिंग सीख ली। अब ऐसे राइटिंग सीख ली तो आपको पता चला जो ऐसे हम लिखेंगे एग्जाम में, उसके काफी पोर्शन होते हैं। उसमें आउटलाइन बनानी होती है, उसमें थीसिस स्टेटमेंट देनी होती है, उसमें जो है पैराग्राफ राइटिंग है, मतलब हम आउटलाइन के ऊपर पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें कंप्लीट ऐसे होता है। मतलब ये इन सारी चीजों की आपको क्या करनी होगी? प्रैक्टिस। कभी आप डेली बेसिस पे आउटलाइन कोई बनाएंगे, कभी थीसिस स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, कभी ऐसे पैराग्राफ राइटिंग करेंगे, कभी पूरा पूरा ऐसे लिखेंगे। ये आपकी थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस चलती रहेगी। इसी तरह से दूसरा जो आपका एलिमेंट होगा ऐसे की प्रिपरेशन का, वो होगा कंटेंट मटेरियल। ठीक है, कि आपके पास नॉलेज कहाँ से आए। तो ये जो है इसको हम थीम वर्क्स कहते हैं, या इसको काफी लोग जो है वो भी कहते हैं फैक्ट बुक। कि आपने फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी पे काफी ऐसे आते रहते हैं, हर साल ऐसे आता है डेमोक्रेसी पे। आप देखें तो हर साल अल्टरनेटिव ईयर्स पे डेमोक्रेसी पे, फिर डेमोक्रेसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे ऐसे आते रहते हैं। तो आपके पास डेमोक्रेसी एक एरिया हो गया जिसको पढ़ना है आपने। तो अब आप इसको किस तरह पढ़ेंगे, उसका तरीका क्या होगा इसको पढ़ने का? कि आप जो है बेसिकली डेमोक्रेसी से रिलेटेड हर एंगल को कवर करेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या, डेमोक्रेसी कहाँ, क्यों है, कहाँ से आई डेमोक्रेसी, कौन से कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, डेमोक्रेसी के मेजर फीचर्स क्या हैं, डेमोक्रेसी जो है उसके अपोजिशन में कौन सी फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंसेस हैं, और डेमोक्रेसी जो है उसका पाकिस्तान में क्या स्टेटस है। तो डेमोक्रेसी मतलब इस तरह से आप एंगल्स बनाते जाएंगे। कैसे बनेंगे? वो एक बहुत बड़ा लंबा लेक्चर है। हम अपनी ऐसे पेज में पूरा ये समझाते हैं कि किसी थीम के ऊपर किस तरह काम करना है, और किस तरीके से नोट्स बनाने हैं इसके। तो इसी तरीके से डेमोक्रेसी आपने कवर कर लिया, नोट्स बना लिए, फिर आप दूसरे थीम पे आ जाएंगे, क्लाइमेट चेंज पे, फिर आप आ जाएंगे जो है इकोनॉमी पे, फिर आप आ जाएंगे एजुकेशन पे। अब ये जो प्रिपरेशन है ये थ्रू आउट द ईयर है, ठीक है ना। अब डिफरेंट एरियाज इकट्ठे करेंगे कि ये एरियाज हैं जिन पे ऐसे आते हैं। वो आप आउटलाइन बनाएंगे, गाइड लेंगे किसी से, फिर आप उसको नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर थ्रू आउट द ईयर उनको अपडेट करते रहेंगे। ये बेसिकली आपका कंटेंट करंट अफेयर्स का भी बनता जाएगा। तो जो ऐसे प्रिपरेशन में जो आपकी दो चीजें होंगी, एक प्रैक्टिस और दूसरा कंटेंट, तो दोनों ही चीजें आपको एग्जाम में काम आएंगी। कैसे? कि आप डेली बेसिस पे अगर कुछ ना कुछ लिखेंगे, तो ऐसे जो एग्जाम है वो है ही राइटिंग का एग्जाम ना। तो आपका वो ओवरऑल जो है राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी। और दूसरा ये कि जो आपका थीम कंटेंट वाला जो है मटेरियल इकट्ठा करने वाला जो एस्पेक्ट है, उसमें
जिन टॉपिक्स के ऊपर, जिन थीम्स के ऊपर, एरियाज के ऊपर आप मटेरियल इकट्ठा करेंगे वो आपको काफी पेपर्स में काम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी है तो वो आपको पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, आईआर, पॉलिटिकल साइंस, इन एरियाज में काम आएगी। इसी तरह से आप इकोनॉमी जब मटेरियल इकट्ठा करेंगे तो आपको करंट, पाकिस्तान अफेयर्स, आईआर, पॉलिटिकल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स में वो काम आएगी। तो इस तरीके से ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें इज गोइंग टू हेल्प यू इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब ये जो ऐसे प्रिपरेशन है ये सिर्फ आपको ऐसे में काम नहीं आएगी, ये आपको हर एक सब्जेक्ट में काम आएगी। ठीक है, तो ये ऐसे प्रिपरेशन थ्रू आउट द ईयर आपका हिस्सा रहेगा। उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, ये भी आपका थ्रू आउट द ईयर पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन रहेगा। किस तरीके से? जैसे इंग्लिश ग्रामर में, एक तो अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है तो सबसे पहला काम तो आपको सारी चीजें साइड करनी चाहिए और आपको इंग्लिश पे काम करना चाहिए। ठीक है ना? इंग्लिश पे किस तरह काम हो सकता है? इंग्लिश पे इस तरह काम हो सकता है कि आप अगर सेल्फ लर्नर हैं तो आप यूट्यूब पे जाएं, रानी में एक यूट्यूब चैनल है, उसको देखें, उससे सीखें समझें। ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर की किताब ले लें, वहां से सीखें समझें। आपको लगता है कि नहीं, जो है आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो फिर आप चले जाएं किसी मेंटोर के पास जो आपको बेसिक से इंग्लिश पढ़ाए समझाए। इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह होता है, टेंसेस किस तरह होते हैं, ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है, वो बेस बैठ के आपको कोई समझाए, एक्सप्रेशन किस तरह अच्छा करना है। इंग्लिश ग्रामर में जो आपका इंग्लिश प्रेसी सब्जेक्ट है बेसिकली, उसके अंदर कुछ टेक्निकल चीजें भी हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, प्रेसी राइटिंग है, ट्रांसलेशन है। तो इनकी भी आप थ्रू आउट प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है। तीसरा जो है जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी कुछ लोगों की स्ट्रांग होती है तो उनको ऐसे जरूरत नहीं है, वो जाके आखिर में नवंबर दिसंबर में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफी है। नहीं तो जो वीक बैकग्राउंड के हैं तो वो हफ्ते में एक दफा तो जनरल एबिलिटी की प्रैक्टिस करें। तो ये जो तीन चीजें हैं इनका तो आपका डेली बेसिस पे साथ होगा। ठीक है ना? इनके अलावा कुछ और चीजें होंगी जो डेली बेसिस पे आप करते रहेंगे, अखबार पढ़ते रहेंगे, अपने आप को अपडेटेड रखेंगे करंट अफेयर से। राइटिंग प्रैक्टिस तो आपकी वैसे ही ये इंग्लिश ऐसे की प्रिपरेशन में होती रहेगी। बाकी इन तीनों के अलावा ये जो डेली रूटीन का आपका वर्क होगा, इनके अलावा आप बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने इस्लामिक स्टडीज सोच लिया है कि अब आपको इस्लामिक स्टडीज की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो किस तरह स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले इस्लामिक स्टडीज की कोई अच्छी सी किताब लें। ठीक है, कोई भी एक अच्छी सी किताब आप ले लें, फिर वो गाइड बुक हो, रिकमेंडेड बुक हो, कोई भी एक अच्छी सी किताब ले लें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाफिज करीमदाद चुगताई साहब की किताब है इस्लामिक स्टडीज के ऊपर, तो वो गाइड बुक है। गाइड बुक इस तरह से कि वो जिस तरह सिलेबस है बिल्कुल उस सिलेबस के मुताबिक जो है ना, हाफिज करीमदाद चुगताई साहब की किताब लिखी हुई है। इसी तरीके से अगर आप और कोई किताब लेना चाहते हैं तो इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज, ये एक बड़ी अच्छी किताब है, ये आप किताब ले लें। ठीक है ना? तो अब आपने इस्लामिक स्टडीज में फॉर एग्जांपल दो किताबें ले ली, एक हाफिज करीमदाद चुगताई साहब की, एक इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज, ये दो किताबें आपके पास आ गई। अब तैयारी किस तरह स्टार्ट करनी है? तैयारी इस तरह करनी है कि एक साइड पे आप रखें सिलेबस, एक साइड पे आप रखें पास पेपर्स 2016 से। ठीक है, सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 खोलेंगे तो चैप्टर नंबर 1 में पहला पहला टॉपिक होगा दीन क्या है, दीन और रिलीजन में फर्क क्या है। फिर इस्लाम किस तरह कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, इस्लाम के बिलीफ्स कौन से हैं, ये आपके टॉपिक्स होंगे। तो अब आपको करना ये है कि जो पहला पहला चैप्टर 1 में पहला टॉपिक है दीन एंड रिलीजन, इन दोनों को अगर आपने एक किताब कंसल्ट की है तो उस एक किताब से पढ़ें, अगर आपने दो कंसल्ट किए तो उन दोनों किताबों से पढ़ें, अगर आपने एक किताब कंसल्ट की है, एक आपने किसी के नोट्स कंसल्ट किए हैं तो उन दोनों से पढ़ें। उस दीन और रिलीजन को उस किताब में भी और उस नोट्स में भी उनको ठीक से बैठ के पढ़ें, समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि अच्छा ये है। फिर आप एक जो अपने नोट्स है, पेन पेपर, वो उठाएं। पहली तो आपने रीडिंग जो की, उस रीडिंग में आप कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करते जाएं। फिर आप क्या करें कि आपने चैप्टर नंबर 1 ऊपर लिखा, टॉपिक लिखा भाई दीन एंड रिलीजन। अब जो है दीन और रिलीजन के ऊपर जो आपको उस नोट्स से या दोनों किताबों से या एक किताब से जो आपको पॉइंट समझ आई, वो आप इस तरह पॉइंटर फॉर्म में लिखते जाएं कि दीन है क्या, रिलीजन है क्या।
ठीक है, दीन और रिलीजन में डिफरेंस क्या है, वो आपने कुछ पॉइंट्स लिख लिए। ठीक है, अब आपने जो किताब से पढ़ा, जो नोट से पढ़ा, आपको बस इतना ही कंटेंट मिला। अब थर्ड सोर्स पे आ जाए। ठीक है, हम जब होते थे तो हम गूगल यूज करते थे। अभी मैं रिकमेंड करूंगा भले आप चैट जीपीटी कर लें। चैट जीपीटी को अच्छा सा प्रॉम्प्ट दें कि मुझे जो है दीन और रिलीजन समझाओ कि क्या है और इन दोनों में फर्क क्या है, और जो फर्क है तो वो फर्क किन बेसिस पे है, और दीन के एग्जांपल्स दो, रिलीजन के एग्जांपल्स दो, और दीन और रिलीजन पे कोई मुझे अच्छी कुरान और हदीस की जो है वो आयत और हदीस कोई कुछ बता दो। अच्छा सा उसको प्रॉम्प्ट दे देंगे और उसको कह देंगे बट बी ब्रीफ, मतलब ब्रीफली मुझे ये सारी चीजें बताओ। तो वो कुछ चीजें जो है ना आपके सामने वो पैदा कर देगा। अब उनको देखें कि वो नई चीजें हैं या वही सेम चीजें हो रही हैं, कोई नई चीज उसमें लिखी हुई है तो देखें। अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल आपने कहीं सुनी थी, बिल्कुल मेक सेंस वाली बात है तो ठीक है। अगर आपको लगता है ये इसने क्या लिखा हुआ है, ये तो बड़ी नई बात है आप लोगों के लिए, तो फिर उसको काउंटर वेरीफाई करें। क्योंकि मैंने खुद चैट जीपीटी को यूज किया हुआ है अपने कामों के लिए। चैट जीपीटी गलतियां करता है, ठीक है ना। नहीं आप इस सोर्स को अडॉप्ट करना चाहते फिर भी ठीक है, गूगल गूगल पे लिख लें, आखिर आखिर में पीडीएफ या पीपीटी लिख लेंगे, तो इस टॉपिक में जितने पीडीएफ या पीपीटी होंगे वो आ जाएंगे। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा स्क्रॉलिंग करके, एक दो अच्छे पीडीएफ निकाल के उसमें से बेसिक चीजें पढ़ लें। फिर वो जो वहां से जो कोई ऐसी चीजें मिले जो आपको इन दो चीजों में ना मिली हो, इन दो किताबों में या नोट्स में, तो वहां पे आप अपने नोट्स में उनको लिख लें। ये ऐसा मटेरियल होगा जो आपके पास होगा और किसी के पास सिर्फ नहीं होगा। ये आपने खुद सर्च किया, स्क्रॉल किया, फिर आपने खुद से बना के अपने नोट्स में लिख लिया। फिर जैसे टॉपिक पूरा हो जाए, आपने तीनों सोर्सेज कंसल्ट कर लिए, फिर आप थोड़ी स्पेस नोट्स में छोड़ दें कि आगे जाके कभी कोई नई बात पता चले तो आप उसको वहां पे लिख दें। अभी इसी तरीके से आप दूसरे टॉपिक पे आ जाए, इसी तरीके से आप तीसरे टॉपिक पे आ जाए। इस तरह करते 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 पूरा चैप्टर आप खड़का दें, पूरा कर दें। चैप्टर आपका पूरा हो गया। बिगनर है, टाइम लगेगा, हफ्ता डेढ़ एक चैप्टर में भी लग सकता है। चैप्टर आपका हो गया पूरा। अभी जाए पास पेपर्स में। पास पेपर्स में देखें कि चैप्टर वन के 2016 में कौन से सवाल हैं। तो आप देखेंगे उसमें सवाल आ रहा है दीन और रिलीजन क्या है, दोनों में फर्क क्या है। तो आपने पढ़ा हुआ है, चलें भाई ये मैंने पढ़ा हुआ है, कवर हो गया। ठीक है, और देखें जो जो आपको मिलते जाए, कोई आपको लगे कि यार ये पहले चैप्टर का है लेकिन मैंने एंगल नहीं पढ़ा हुआ, जिस तरह सवाल पूछ रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह होगा, फिर उसको जाके कवर कर लें और फिर अपने नोट्स में उसको लिख लें। ठीक है ना। अब ये जो है आपको हर एक चैप्टर के साथ करना है। 7 चैप्टर्स हैं। पहले 2 चैप्टर्स में काफी टाइम लग जाएगा, 2 हफ्ते लग सकते हैं। तीन तीन थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर तीनों एक हफ्ते में हो सकते हैं। इसी तरह से आपको हर एक चैप्टर में, क्योंकि बिगिनर हैं, आपको थोड़ा वक्त लगेगा। अब दूसरा अल्टरनेटिव क्या है। दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि आपने कोई एकेडमी, कोई ऑनलाइन सब्जेक्ट, किसी ऑनलाइन मेंटोर को इसी के ऊपर ज्वाइन कर लिया कि आपको बैठ के वो पढ़ाए समझाए, आपके लिए आसानियां पैदा हो। तो उससे एक फायदा क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स वहां क्लियर होते जाएंगे और आपके पास कंटिन्यूअस एक सोर्स भी होगा, आपसे सवाल कर लें ये किस तरह से होगा, ये किस तरह होगा, वो किस तरह होगा। तो एक आपके पास मतलब टाइम सेविंग होती है। अब ये जो अकेडमी है ना, ये भी एक टू एक स्वॉर्ड है। ऑनलाइन पढ़ना अकेडमी, कुछ लोग जो है सारी एनर्जी सारा वक्त जो है इस पे लगा देते हैं। क्योंकि मैं खुद फिजिकल एकेडमी पे गया हूँ तो पूरा दिन वहीं चला जाता था, पहुंचने में आने में, फिर घर बैठ के बंदा क्या पढ़े। ऑनलाइन का थोड़ा बहुत ये फायदा है कि फिजिबल टाइम होता है। शाम या रात के वक्त एक दो क्लासेस होती हैं, मजे से बंदा पढ़ लिया, घर में ही बैठ के देख लिया। मतलब वो एनर्जी आने जाने की, तैयार होने की, ये वो ये सारी बच जाती है। ठीक है ना। तो ये एक ऑनलाइन टीचिंग का एक ये चार्म है। जैसे अभी आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं, मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं हो रही, फिजिबिलिटी के साथ ये सामने बोर्ड की तरह आपके पास चीजें ही हैं, और स्लाइड्स अगर पढ़ेंगे तो स्लाइड्स आपके पास खुली होंगी। मैं चेहरा मेरा आपके सामने है, सब कुछ ये वो सवाल आप फ्रीक्वेंटली, मैंने कहा है कि आखिर में पूछें, फिर भी आप बीच में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे काफी कुछ जो है ना ऑनलाइन टीचिंग ने फिजिबल कर दिया है। तो अब आपने अगर किसी को ज्वाइन कर लिया, फिर आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी कि आपको बैठ के कोई पढ़ाए समझाए, फिर आप उसकी भी नोट्स, उसकी स्लाइड्स जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो भी आपके पास एक सोर्स आ जाएगा, फिर बैठ के अपने नोट्स बनाए। लेकिन अपने नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स जिस तरह मैंने कहे, वो आपको नोट्स बनाने हैं। इसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट पे आएंगे, तीसरे सब्जेक्ट पे आएंगे, हर एक सब्जेक्ट को इस तरह कवर करते करते करते
आपका टारगेट होना चाहिए कि मैक्सिमम अक्टूबर अक्टूबर तक आप अपना सारा सिलेबस पूरा कर लें। अब जनवरी 27 से अक्टूबर 31 तक आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी फरवरी में आपका इस्लामिक स्टडीज हो गया। ठीक है। फिर मार्च में आपका पाकिस्तान अफेयर्स और क्रिमिनोलॉजी फॉर एग्जांपल हो गया। अप्रैल में जो है आपका जनरल साइंस पूरा और सोशियोलॉजी, ये फॉर एग्जांपल आपका हो गया। मई में आपने पूरा आईआर को दिया। ठीक है। जून में आपने जेंडर स्टडीज पढ़ा और करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज आपने स्टार्ट कर लिया। जुलाई में आपने जो है कितने हो गए, एक दो तीन चार, हिस्ट्री ऑफ यूएसए पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है। अब जुलाई जून जुलाई अगस्त, अगस्त और सितंबर में आपने क्या किया कि ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनको अच्छे से ओवरव्यू रिव्यूज जो भी है, नोट्स वोट्स नहीं बने हुए कुछ भी नहीं, वो सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। अब ये बड़ा टफ मैंने टाइम टेबल बता दिया कि इसमें ये ये नहीं हो पाएगा फॉलो। ठीक है ना। मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। मतलब मैं खुद एस्पायरेंट रह चुका हूँ, मैं भी नहीं कर पाता था फॉलो। कुछ लोग होते हैं कर लेते हैं, 12 12 घंटे बैठे होते हैं कर लेते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पाता काफी लोगों से, मुझसे नहीं हो पाया था। तो मैंने क्या किया था कि माइलस्टोन बेस्ड मैंने टाइम टाइम टेबल बनाया था। कि मैंने क्या किया था कि मैं रात को सोने से पहले कल के माइलस्टोन्स बना लेता था कि कल मुझे ये चीजें करनी है, कल मुझे एक ऐसे लिखना है, कल मुझे न्यूज़पेपर पढ़नी है, कल मुझे ये करना है वो करना है। फिर मैं सुबह को उठता था, करता जाता और वो टिक करते जाता कि चलो ये होते गए होते गए। फिर कभी कभी ये सारे काम 3 4 घंटे में भी हो जाते थे, कभी कभी 10 घंटे भी लग जाते थे। तो पूरा माइलस्टोन्स पूरे करने होते थे। तो इस चीज से ना फायदा भी काफी हुआ। इस वाली चीज से फायदा भी काफी हुआ कि माइलस्टोन्स, मतलब ऐसे लगता था अचीवमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, प्रोग्रेस का पता चलता था। वो डेली टिक करने से वो एक चार्ट बना दिया था कि डेली बेसिस पे कुछ अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन टारगेट ये था कि सितंबर तक पूरा सिलेबस होना चाहिए। जैसे अक्टूबर ऑनवर्ड्स मेरा सिर्फ और सिर्फ रिटन प्रैक्टिस पे ध्यान हो, और ऐसी चीजें जो मुझे स्टैंड आउट करें वो मटेरियल में इकट्ठा करूं। फिर अक्टूबर ऑनवर्ड सिर्फ इस चीज पे फोकस होता था कि रिटन प्रैक्टिस करूं, घर में बैठ के लिखूं, अकेडमी में मॉक्स दूं, ये वो एवेल्यूशन करवाऊं और स्टैंड आउट करूं। नहीं हो पाए, बहुत ज्यादा मसले हो जाए लाइफ में, कभी मोटिवेशन नहीं है, कभी कुछ परेशानियां आ गई, कुछ भी होता है, इंसान है, नहीं पता होता आपको अगले दिन क्या होगा किस तरह होगा। तो फिर भी मतलब इफ यू आर सिंसियर और आपको ये देना है अटेम्प्ट, तो नवंबर तक कोशिश करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दें। जैसे दिसंबर जनवरी एटलीस्ट आप जो वक्त है वो अटेम्प्ट का, जो बिल्कुल 2 महीने पहले वाला वक्त होता है, वो मोक्स को दें, वो आप किसी से चेकिंग करवाएं, वो इस तरीके से आप वक्त गुजारें। तो ये जो है पूरा आपका एक रोड मैप है। अब 12 सब्जेक्ट्स हैं, 12 सब्जेक्ट्स में से अक्टूबर आपको डेडलाइन रखनी है। न्यूज़पेपर आपको डेली बेसिस पे पढ़नी है। न्यूज़पेपर के साथ साथ जो है जो नोट्स हैं वो आपको बनाते जाने हैं, हर एक सब्जेक्ट के पॉइंटर नोट्स। कभी भी डिटेल्ड नोट्स की तरफ मत जाइएगा, लॉन्ग लेंदी नोट्स नो, बिग नो, ओनली सिंपल स्मार्ट शॉर्ट नोट्स, पॉइंटर नोट्स। अपनी किताब में से चीजों को हाईलाइट करते जाएं, वहां पे अपनी ग्रिप अच्छी करें। लेकिन कभी भी ये पॉइंटर नोट्स के अलावा लेंदी नोट्स की तरफ जाएंगे तो काफी टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है। फिर उसके अलावा जो है और भी काफी चीजें होती हैं इनके अलावा। मतलब इनके अलावा ये होता है कि आप अपनी थ्रू आउट द प्रिपरेशन फिजिक और माइंड, इन दोनों का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखें। मतलब मैं आपको फिजिक पे लेक्चर दूं, ये तो नाइंसाफी होगी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिक का क्या करना है। लेकिन फिर भी मैं प्रिपरेशन में जो था, मैं उस वक्त भी बहुत खाता पीता था, लेकिन मैंने डेली बेसिस पे अच्छी एक मतलब डाइट बड़ी अच्छी रखी हुई थी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अभी भी मैं जब मुझे ऑफिस का काम होता है ज्यादा, जब मुझे पता होता है काफी बिजी डेज होने वाले हैं, आई ईट वेरी लेस। मैं दिन में फिर कोशिश करता हूँ एक ही मील खाऊं। फिर थ्रू आउट द डे जो है मैं छोटी मंचिंग करता रहूं, और वो भी हेल्दी चीजों की। कभी बॉइल्ड अंडे हो गए, कभी बॉइल्ड चिकन हो गई, अभी फिश का है दो तो ग्रिल्ड फिश हो गई। मतलब वो छोटे छोटे पीसेस करके वो बना दिए बॉक्स में, खुद ही उठ के बना दिए। तो कोशिश ये होती है कि जब बिल्कुल मतलब आपके पास ओवरबर्डन हो, आपको पता है कि अभी दिमाग ज्यादा चलाना है, तो उस वक्त
कोशिश किया करें कि कम खाया करें और सही हेल्दी क्लीन खाया करें। तो थ्रू आउट प्रिपरेशन मैंने जो है ओट मील हो गई, बॉइल्ड एग्स हो गए, फिश हो गई, ये चीजें ज्यादा कंज्यूम की थी, ठीक है ना। कॉफी, ब्लैक कॉफी की कंजम्पशन थी लाइफ में बहुत ज्यादा उस वक्त भी। तो ये सारी हेल्दी चीजें होती थी, लाइट होता था, माइंड जो है थकता नहीं था, कंटिन्यूस बैठ के आप पढ़ सकते हैं। इसका बहुत इफेक्ट होता है, आपको लगे कि शायद नहीं, लेकिन इस चीज का बहुत इफेक्ट होता है। और उस वक्त मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान वो आदत थोड़ी बहुत अभी भी है कि वॉक करने की आदत पड़ गई थी दिन में आधा घंटा, 40-45 मिनट, कभी सुबह के टाइम, कभी रात के टाइम, जब थोड़ा फीजिबल हो। रात को देर से सो गया तो फिर शाम को कर ली, रात को जल्दी सो गया तो सुबह को कर ली। तो इस तरीके से मतलब वॉक वॉज पार्ट ऑफ माई लाइफ, स्टिल पार्ट ऑफ माई लाइफ। काफी अच्छा फील करेंगे, मतलब आपकी जो प्रिपरेशन में एनर्जी होगी वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। काफी और भी चीजें होती हैं, मतलब आपको अपनी हर चीज को ठीक रखना होता है। इफ यू आर इन रिलेशनशिप तो वो भी आपको मैनेज करना होता है कि यार तंग ना हो, आपकी पढ़ाई आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो। आपकी फिर फैमिली होते हैं, फाइनेंस के काफी लोगों के साथ इश्यूज होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे आपको बैठ के कोई समझाएगा नहीं क्या करना है, किस तरह करना है, ये करो, डिग्री नहीं है या को सेमेस्टर पास करना है, सप्ली लगी तो चलो फिर, ये मतलब एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप खुद ही विलिंगली आ रहे हैं। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जितना हो सके आप थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आप स्ट्रेस फ्री रहें। आप एक मोटिवेशन दिल में रखें, एक उम्मीद रखें उसमें और अपने आप में कि भाई आप कर सकते हैं। तो ये जो प्रिपरेशन है ना, ये काफी चीजें सिखाती भी है। मतलब मैं अगर पास नहीं भी होता ना, मुझे इतना रिग्रेट नहीं होता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा था थ्रू आउट द प्रिपरेशन। मेरे काफी मुझे मेरे दिमाग में काफी क्लैरिटी आई थी कि मुझे क्या करना है लाइफ में, किस तरह करना है। ये अल्लाह का बहुत करम है, अम्मी की दुआएं हैं, दोस्तों की, फैमिली की मोहब्बत दुआएं हैं कि मतलब मेरा अटेम्प्ट पास हो गया। एंड आई एम लकी, मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। मेरे से बहुत अच्छे लोग भी थे जो रह गए, ठीक है ना, बहुत अच्छे लोग थे, मैं जानता हूँ, मैं नाम आपको बता सकता हूँ उन लोगों के जो मुझसे ज्यादा कॉम्पिटेंट थे, मेरे साथ तैयारी करते थे, लेकिन वो रह गए। क्यों रह गए? कुछ मसले थे उनमें जो मुझे पता था, और उनको हम कहते भी रहते थे। रिटन प्रैक्टिस नहीं करते थे, गाइडेंस जो थी उनके पास होती भी थी तो उस पर अमल नहीं करते थे। अपनी ईगो भी उनका एक मसला कुछ लोग का होता है कि मुझे पता है कि यार ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ तैयारी कर रहा है, क्वालिफाई कर गया है, अब मैं अपना ईगो नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि मैं उससे क्यों पूछूं कि यार ये देखो सही है नहीं है। ये भी बहुत मसला होता है लोगों के साथ कि वो समझते हैं कि यार मतलब आई नो अल्ताफ फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे मेरे पास कोई मेरे फ्रेंड्स में आता है जो मुझे जानता है, या मेरे ऑफिस का कोई आ गया कभी कि मुझे ये पढ़ना है, फिर वो चेक नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि वो ईगो का मसला आ जाता है कि ये पता नहीं सर जो है मुझे जज नहीं करेंगे, इस ये भी कुछ लोगों के साथ मसला होता है। तो ये जो भी सारी चीजें हैं ना, ये सारी साइड पे करते हैं। प्रिपरेशन में आप जितना हो सके मैक्सिमम टाइम अपने आप को दें, अपनी तैयारी को दें बस। बाकी जितनी भी वो ज्यादा चीजें हैं, मैं आपके पास लिविंग एग्जांपल हूँ। मैं बहुत सोशल रहा हूँ, बहुत ज्यादा सोशल रहा हूँ। और इसका एक ड्रॉबैक भी होता है कि आप अगर थोड़े भी मतलब एंटी सोशल हो जाए किसी रीजन के लिए, तो लोग मतलब आपको कहते हैं यार पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और जाहिर बात है, मैंने डिफरेंट सिटीज में मैं जो है रहा हूँ। तो डिफरेंट सिटीज में रहने की वजह से कभी किस शहर का सर्कल, कभी किस शहर का सर्कल, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो जाहिर बात है, आप जब मूव आउट करते हैं किसी शहर से, किसी जगह से, किसी इवेंट से, किसी कॉलेज से, तो वहाँ के जो दोस्त है फिर सब कुछ मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी प्रिपरेशन के दौरान मुश्किल होता था। मैं सिर्फ वीकेंड को एक दिन निकाल के दोस्तों से घूम फिर लिया, सब कुछ कर लिया। वो भी वो जो उस वक्त नजदीक होते थे। तो बाकी लोगों के साथ को 1.5 2 3 साल मेरी बात भी नहीं हुई है। मेरे पुराने दोस्त, मेरे स्कूल कॉलेजेस के दोस्त, मेरे काफी रिश्तेदार, तो हर कोई कहता था कि पता नहीं क्या हो गया है, पागल हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ये नट केस फूटी निकलेगा। लेकिन जैसे सीजन पास हो गए तो मुझे खुद पता था मैं वेरी सोशल पर्सन, और मैं बिल्कुल भी इन चीजों में ऑकवर्ड नहीं होता हूँ। मैं अगर 3 4 साल किसी के साथ ना मिलूँ, 5वें साल मिलूँ, तो मैं बिल्कुल उसके साथ सेम ही होऊंगा जिस तरह पहले था। तो पास होने के बाद जो है वो सारी चीजें वापस आ गई, ठीक है ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जो जो चीजें थी जिसका कभी कभी डर होता था यार ये ना दूर हो जाए, ये इंसान दूर नहीं होना चाहिए मुझसे, ये चीज मुझसे मेरे मेरी जिंदगी से ना आ जाए, मैं बड़ा लाइवली पर्सन हूँ, तैयारी की वजह से ऐसा ना हो मैं बोरिंग इंसान बन जाऊं, नौकरी की वजह से मैं बोरिंग इंसान बन जाऊं, ये चीजें ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें वापस आ गई। तो बताने का मकसद ये था कि जो ये प्रिपरेशन है, इसमें मैंने आपको ये जो चीजें बताई है इधर, ये तो वो चीजें जो आपको करनी ही करनी है, लेकिन ये चीजें जो मैं आपको थोड़ी बहुत फिजिक, माइंड, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, ये वो
ये कम लोग आपको बताएंगे, और मैं इनसे काफी रिलेट करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक एस्पायरेंट रहा हूँ, और अभी मैं पढ़ाता हूँ तो लोगों के मसले भी आते हैं, लोग बताते हैं ये मसला है वो मसला है। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सिंसियर होके अपने साथ इसको ठीक से टाइम देंगे ना इस एग्जाम को, ट्रस्ट मी, अल्लाह आपकी मदद करेगा। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप ना पास कर पाए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप जो है ऑनेस्टली इस चीज को टाइम देंगे, तो आप अगर पास नहीं भी हुए ना, इतने रास्ते खुल जाएंगे कि आप लाइफ में खुश हो जाएंगे। ठीक है ना, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज व्हाट, कि आप खुश हो ना। ठीक है ना, अल्टीमेट यही है। कोई भाई ये मेरी पप्पो खुश हो ना हो, डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है ना, वो मैटर करता ही नहीं है। ठीक है ना, कुछ ही चंद लोग होते हैं कि आपकी अम्मी अब्बू, फिर आपकी वाइफ, फिर कोई रिलेशन, कुछ भी एनीथिंग, भाई बहन, कुछ अच्छे दोस्त, बस ये मैटर करते हैं और कोई मैटर नहीं करता है। आप बस खुश हैं, और अल्टीमेटली अगर आप खुश होते हैं ना, तो आप दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अगर आप सिंसियरिटी के साथ प्रिपरेशन करेंगे, आपके काफी रास्ते खुल जाएंगे। तो ये बस आज का एक छोटा सा लेक्चर था। आई होप कि मैंने आपको बोर नहीं किया इस तरह की बातें करके। ये बात मैंने सोची नहीं थी, लेकिन मैंने कर दी क्योंकि मुझे लगा कि जरूरी है ये बातें भी करना। तो आई होप कि रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अभी अगर आप कोई मुझसे सवाल करना चाहते हैं तो मैं ताबेदार बैठा हूँ, मुझे बताएं, मैं आपके सवाल के जवाब दे दूंगा। Sir, I've done LLB, want to appear in judiciary as well in CSS as head of compulsory में बहुत बड़े जुडिशरी philosophy। सवाल क्या है? सही आईआर लैब बुक, आईआर के लिए जो किताब है वो गोल्ड स्टीन, जो थ्योरीज की जो किताबें हैं, जो थ्योरी का एरिया है वो सारा गोल्डस्टीन वाली किताब से पढ़ें। बाकी वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक किताब है, वो आप गो थ्रू करें। मैं आपको किताबों की लिस्ट दे दूंगा, ग्रुप में रख दूंगा, उनको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। उसमें जो टॉप प्रायोरिटी पे एक दो किताबें हैं ना, वो मतलब मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन दे, तो उनको आप देख लीजिएगा। रिटन एक्सप्रेशन इस तरह ठीक होता है कि आप जितना ज्यादा लिखेंगे, उतना ज्यादा आपकी रिटन एक्सप्रेशन ठीक होती जाती है। कोशिश करें थोड़ा अच्छा कंटेंट वगैरह पढ़ना स्टार्ट करें। अच्छी किताबें पढ़ें, जैसे नदीम फारूक कराचा है, रजा असलान है। इनका एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत देखें, फिर थोड़ा बहुत उनको देखा करेंगे किस तरह वो वर्ड्स लिखते हैं। और एक्सप्रेशन में लोगों के मसले मुख्तलिफ रीजंस की वजह से होते हैं। कोई चॉइस ऑफ वर्ड्स किसी की अच्छी नहीं होती है, किसी की ग्रामर में मसला होता है। तो अगर आपका एक्सप्रेशन का मसला आपको पता चल गया ना कि क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, ग्रामर की वजह से नहीं है, चॉइस ऑफ वर्ड्स की वजह से नहीं है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाने आ रहा, आपको सेंटेंस के अंदर कनेक्शन नहीं करने आ रहा, तो अगर आपको मसला पता है तो फिर उसको ओवरकम करें। ठीक है, और क्या सवाल है? सर, हाउ टू कवर पाकिस्तान अफेयर्स टू लॉन्ग। पाकिस्तान अफेयर्स को डिवाइड करें, इसको एक ही गो में ना तैयारी इसकी ना करें, इसको डिवाइड करें पोर्शन में। आई वॉन्ट योर ओपिनियन चूजिंग इंग्लिश एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। ले सकती है बिनिश, मुझे ऑनेस्टली इसका नहीं पता है, इंग्लिश लिटरेचर का पूछ रही है, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है, लेकिन लोग ऑप्ट करते हैं और लोगों की इसमें अच्छी मार्क्स भी आई हैं। किताब ब्रेनन मॉर्टन की ठीक है सर, इट्स हेल्पफुल फॉर सीएसएस। मैथ, मुझे मैथ का भी स्कोर नहीं पता, लेकिन अभी करंट नहीं पता, लेकिन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस सब्जेक्ट तो लो स्कोरिंग रहा था। व्हाट अबाउट 35 इन द पाइपलाइन? और वो लग रहा है कि हो जाएगा 35 5 जो है, ये जो है इस पे अमल हो जाएगा। कंफ्यूज बिटवीन सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी, गो विद क्रिमिनोलॉजी नेब्रा। सर, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में मार्क्स कट होती है, नहीं होती है? सर, इस सिंधी नहीं, सिंधी इज गुड स्कोरिंग, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीसी 25 एंड। देखें, काफी फातिमा तो सब्जेक्ट उसके सेम ही है ना, तो आप दोनों को साथ चलाते जाएं, जिनमें जो सिमिलर है दोनों में पहले उनकी तैयारी करें, फिर जो सीसी में मुख्तलिफ चीजें हैं फिर उनको देख लें। ग्रामर के लिए बिल्कुल, जो ग्रामर के लिए सारी किताबें अच्छी हैं, मतलब सब में सेम ही चीजें लिखा हुआ है। मसला है आपके पढ़ने का कि आप बैठे हैं उनको पढ़ें। सर, आई एम टीचर एंड गिविंग कोचिंग, कैन यू हेल्प मी टू मेक अ टाइम टेबल? सर, आई एम टीचर एंड गिव कोचिंग। देखें, जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको मैं सबको कहता हूँ मॉर्निंग वाली रूटीन बना लें। सुबह को जल्दी उठें, 4 साढ़े 4 बजे नमाज कुरान पढ़ के फिर लग जाएं, 7 साढ़े 7 8 तक पढ़ते रहें। ठीक है ना, फिर थ्रू आउट योर जॉब जो है, आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के न्यूज़पेपर वगैरह ये कर लें, और वापस आके फिर थोड़ा और कवर करके जल्दी सो जाएं। ठीक है। काइंडली एनी टिप्स ऑन बिल्डिंग लॉजिकल फ्लो कोहेरेंस इन अ पैराग्राफ एंड एन ऐसे? देखें, यूज कनेक्टर्स निम्रा, अच्छे कनेक्टर्स लिखें।
लास्ट वाले पैराग्राफ को इस तरह एंड करें कि अगले वाले पैराग्राफ की उसमें थोड़ी बहुत जिक्र हो जाए, तो इस तरीके से ये भी एक्सप्रेशन की बात है। तो इसको इस तरह से कवर करें। सर एबिलिटी पोर्शन में मैथ वीकनेस है मेरी, 10th क्लास डिफरेंस फॉर गुड प्रिपरेशन। यार एबिलिटी पोर्शन में अगर आपकी वीक मैथ रही है थ्रू आउट द ईयर, तो ये इतनी मुश्किल नहीं आती एबिलिटी। इसमें एबिलिटी वाले 40 मार्क्स में 10 15 20 मार्क का तो कभी कभी थ्योरी आ जाता है। तो एक तो फिर आप थ्योरी को थोड़ा स्ट्रांग कर लें, जो उसमें थ्योरी आते हैं। और फिर उसमें भी पोर्शन है कुछ बिल्कुल लो लेवल की, वो होती है एबिलिटी होती है। और इसमें मिक्स है, मतलब बिल्कुल प्योर मैथ्स नहीं है, कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। कि आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या हैं तो आप कर लेंगे। प्राइम नंबर्स मतलब आप होल नंबर, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। सेट क्या होता है, नंबर्स, ये मीन मोड, ये मतलब कॉन्सेप्ट्स की बात है। बैठ के आपकी वो कोई फार्मूला नहीं देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सॉल्व करें, इस तरह के सवाल नहीं आते, बेसिक से आते हैं। और मैथ कम है वो, ठीक है ना। ये बेसिकली एबिलिटी जो है ना वो मैथ से डिफरेंट है। तो इसको आप गो थ्रू करें किसी अच्छे ट्यूटर से, पहले एक दफा पढ़ लें, क्योंकि इसमें भी आपको जो है ना जरूरत पड़ेगी एबिलिटी वाले में, कि आपको बैठ के कोई समझाए अगर आपकी वीक है। चॉइस ऑफ वर्ड्स के लिए देखें अली भाई, वेरी सिंपल, जो मेन स्ट्रीम वर्ड्स हैं जो काफी अखबार में भी यूज हो रहे हैं, और प्रोनाउंस करते वक्त वो मुश्किल नहीं है, प्रोनाउंसिएशन करते वक्त मुश्किलात नहीं हो रही है, तो मतलब इट्स अ मेन स्ट्रीम एंड इजी वर्ड, तो उसको लिखने की कोशिश करें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक कोई वर्ड बीच में लिखा होता है, वो पढ़ते हुए बड़ा ऑकवर्ड लगता है। पढ़ते हुए आप लिखेंगी पढ़ेंगी उसको ना, ऑकवर्ड लगेगा। तो वो मतलब सही वर्ड नहीं है वहां पे, ठीक है ना। अक्सर लोग करते हैं एक वर्ड लिख लिया उसको सिनोनिम वहां पे लिख लेते हैं, उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं होती है। इंडो पाक इज नाइस सब्जेक्ट, मुझे इसका ज्यादा ऑनेस्टली पता है नहीं, क्योंकि नॉट माय ऑप्शनल। सर आईआर पॉलिटिकल साइंस में कंफ्यूजन है। देखें इफ यू आर गुड इन टेक्निकलिटीज गो विद आईआर, रट्टा वट्टा अच्छा है तो पॉलिटिकल साइंस ले लें। BS and IR and I have interest from the side. I am from political constitutional law is more relevant to me. Associate degree holder eligible for CS 2027। देखें अभी बैचलर्स उन्होंने कहा है, तो आपको एसोसिएट डिग्री का स्टेटस अगर बैचलर्स वाला है तो फिर आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। बिल्कुल ये रेलेवेंट किताब है। इकबाल सराउंड आस्क में है ओपन माय माइक, जी पूछ ले हया। तो दो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं एसे के बारे में पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा एसे जो है वो स्क्रेच से बिल्कुल ठीक नहीं है। लाइक मेरी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है और मेरी वोकैब भी ज़्यादा इनरिच्ड नहीं है। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ टेकिंग फर्स्ट स्टेप। टेकिंग प्रॉपर, आई एम अफ्रेड ऑफ टेकिंग फर्स्ट स्टेप। क्या वीक क्या है आपका? राइटिंग। मतलब राइटिंग अच्छी नहीं है लिखने में? मतलब जिस एक्सप्रेशंस हम देते हैं अपनी राइटिंग में वो मेरे अच्छे नहीं हैं, और मैं किसने कहा हमेशा आपको अच्छी वोकैब को नहीं है? याद करती हूँ। किसने आपको बताया कि आपके अच्छे नहीं है? मैं जब भी लिखती हूँ तो मैं सही से एक्सप्रेस अपने थॉट्स को नहीं कर पाती। थॉट्स को तो एक्सप्रेस करना ही नहीं होता है। आपको पता है ग्लोबलाइजेशन क्या है? सॉरी। ग्लोबलाइजेशन का पता है, ग्लोबलाइजेशन क्या है? नो। तो आपको पता है कि पॉपुलिज्म क्या है? नो। तो आपको पता है कि सीपेक क्या है? थोड़ा थोड़ा सा पता है। तो ये लिखना होता है ना, थॉट्स तो नहीं लिखने होते वहां पे बैठ के। आपने देखें सबसे बड़ा जो मसला होता है लिखने वालों का ना, वो ये होता है कि वो कुछ है ही नहीं तो क्या लिखेंगे। जब कुछ पता ही नहीं है तो लिखेंगे क्या? ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं बचपन में वो डायरी वारी लिखने का शौक होते हैं, जिससे मैं, मुझे डायरी लिखने का बड़ा शौक था। मुझे कभी राइटिंग में मसला नहीं हुआ। मुझे आप कोई भी टॉपिक दे दें, मुझे सिर्फ उसको मायना बता दें, मैं आपको पूरा चैप्टर लिख के देता हूँ। क्यों? क्योंकि जो डायरी लिखते हैं बचपन से, ये लिखने की आदत होती है ना, उनको ये मसला नहीं होगा। लेकिन जो बिल्कुल अभी सिरे से लिखेंगे, तो उनको पता नहीं राइटिंग पता नहीं बहुत बड़ी चीज लगेगी, जैसे हया को लग रही है। तो ये बिल्कुल आसान सी चीज है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप, जरूरी है कि आप बैठ के जो है बड़ी बड़ी बातें लिखें। आप लिखें माय डे टू डे। अभी अब मैं आपको कहूँ कि आज आपका लेक्चर का किस तरह एक्सपीरियंस रहा, मैं कहूँ मुझे इस पे आप आधा पेज लिख के दिखाएं, लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? सर ऑब्वियसली मैं लिख पाऊंगी। ऑब्वियसली लिख पाएंगी ना।
लेकिन मैं तो स्टार्ट करें ना। हमेशा जो वर्ड्स होते हैं, लाइक वो कैब होती है, हमें कहा जाता है कि आप बहुत अच्छी अच्छी वो कैब याद करें और आपको जो है ना वो इनकॉर्पोरेट करनी है अपनी राइटिंग में। तो हमेशा मतलब खौफ पहले आ जाता है कि पता नहीं हमसे हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लाइक हमें देखिए, आपका सीएसएस मसला अटेम्प्ट राइटिंग करने का से नहीं है। पहले दबाव हो जाता है कि हम वो हया, चीज़ अटेम्प्ट मेरी नहीं बात करते। सुनिए। आपका मसला राइटिंग का नहीं है, आपका मसला खौफ का है। अब स्टेप तो ले, आपने कोई चीज की ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा? आपने अपने पाँव गंदे ही नहीं किए, कीचड़ में नहीं किए, तो आपको कैसे पता चलेगा ये कीचड़ या साफ पानी है? आप पहले पाँव तो रखे ना। आपने स्टार्ट ही नहीं किया है, आप कह रही हैं आपको खौफ है। ये लिखने विखने का मसला नहीं है। अब मैंने आपसे पूछा आप आज की क्लास के बारे में लिख सकती हैं। आपने कहा लिख सकती हूँ, तो क्यों नहीं लिख रही हैं आप पेन उठाएं, कॉपी उठाएं, बैठ के लिखें आज। फिर कल जो आपकी लाइफ में और इवेंट हो उसको लिखें। आप पूरा महीना ये फ्री स्टाइल राइटिंग करती रहें, महीना पूरा फ्री स्टाइल राइटिंग करती रहें, ये राइटिंग का खौफ उतर जाएगा। डेली बेसिस पे कोई ऐसा बचकाना टॉपिक उठाएं। ठीक है ना? आपको वो मसला नहीं है राइटिंग वाइटिंग का, आपको मसला है खौफ के पता नहीं क्या किस तरह। वो तभी ओवरकम होगा ना जब आप वो करेंगी। तो आप बस जो दिमाग में टॉपिक आए फ्री स्टाइल राइटिंग करें, लिखती जाएं लिखती जाएं लिखती जाएं, फिर महीने बाद खुद ही आप ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। तो 2-3 सब्जेक्ट्स पर डे, ये मैंने जो उसको बात बताई आपको कैसी लगी? तो ये सब लोगों पे अप्लाई होती है। आपको किसी चीज का खौफ है, उसको करना स्टार्ट करें। ये तो लाइफ का रूल है यार। आपको जिस चीज से खौफ होता है उसको, जैसे मुझे स्टेज फियर होता था यूनिवर्सिटी में, मैं सोचता था कॉलेज में किस तरह मैं ये मतलब जाऊंगा, माइक पे किस तरह बात करूंगा। मैंने बात करना स्टार्ट की। मैंने कॉलेज में सर को कहा सर मुझे होस्टिंग करनी है। मुझे याद है जो पहली दफा मैं माइक यूं माइक पे थपड़े मार रहा था। लेकिन अभी आप मुझे भेज दें कहीं भी। तो बेसिकली ये ऐसी चीज है कि ये आप जब करेंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ना कि आप किस कहाँ पे हैं। ठीक है सर, इससे मैंने चेक करवाया, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत हैं, लाइक टेंस, उनको ओवरकम कैसे करें। देखें एडमिन, एक तो आप अपने नाम से हैं, और जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो आपको अगर पता है कि आपकी ग्रामर की ये मिस्टेक है, फिर आप क्यों नहीं उसको ठीक है। आपको पता है टेंस की आपको गलती है, तो आपको टेंस नहीं पता ना, मतलब आप आप डिड भी लिख रहे हैं, रोट भी लिख रहे हैं, तो मतलब आपको पता चल गया कि मसला ये है। अब इसका हल क्या है कि आप अपने टेंसेस को ठीक करें। वो कैसे ठीक होंगे? बैठ के पढ़ें, समझें, रूल्स रटें। ये तो आसान तरीका है। सबसे बड़ा जो एस्पायरेंट का मसला होता है ना, वो ये होता है कि उसको पता नहीं है मैं गलत क्या कर रहा हूँ। और जिस एस्पायरेंट को पता चल जाए, जैसे एडमिन को पता है कि मैं टेंसेस की गलती कर रहा हूँ, और वो फिर भी मुझसे पूछे कि मैं इसको किस तरह ओवरकम करूँ, तो फिर तो मैं आपको क्या, जब आपको मसला पता है तो फिर आपके पास हल तो वैसे ही आ गया ना। ये तो मैंने आपको अभी जो बात की है ना, ये आपको सारे प्रिपरेशन में काम आएगी। इफ यू नो योर प्रॉब्लम, फिर आपका वो हेडेक होना चाहिए कि मुझे इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। मसला उन्हें इस पेरेंट्स के साथ होता है तो उन्हें पता ही नहीं होता कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। मुझे ऐसे में इसने 30 दे दी और सिर्फ कॉपी में लकीरें मारी हुई है, कोई फीडबैक नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपको मसला आपका क्या है? जब आपको मसला कोई बता रहा है कि ये आप में इशू है और आपको पता चल गया है, फिर तो उसको ओवरकम करना बहुत आसान है। सोशल मीडिया प्रेस्क्रिप्ट फॉर्म पर्टिकुलर फॉर पेशेंट्स, ये फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट किस तरह आता है? मतलब निम्रा, मतलब ये सोशल मीडिया खोल के सी एस एस पी एम एस स्टूडेंट्स क्यों, मतलब क्या आपने ये इवेंट में नहीं गई, ये शादी में नहीं गई, ये नहीं किया, तो वो मैंने आपको पता है ना सारी चीजें वापस आ जाएंगी। मैं खुद मतलब जाहिर बात है, इतना घूमने फिरने वाला लड़का 6 दिन घर में बैठा हुआ है, फिर जो है मुझसे पूछे ना मुझे कितना फोमो होता होगा। उस वक्त तो फोमो वर्ड इजाद ही नहीं हुआ था, फिर भी मुझे फोमो होता था। लेकिन ताहिर ये बहुत बड़ी चीज है, ये जो मेरी बेस में आएगा ना, ये मैं उसको बताऊंगा। ये वो मैं अभी स्ट्रेटेजी खेल रहा हूँ कि अब ये वाली जो ताहिर ने मुझसे सवाल किया है ना कि सर कंटेंट और नोट्स, अब ये सिर्फ उसको पता चलेगा जो मेरी पेज को ज्वाइन करेगा। जी बिल्कुल, मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी। अ, जी बिल्कुल, 1 साल बिल्कुल आसान है।
एक साल में बिल्कुल हो सकती है। चले जी, अब कोई इस तरह का सवाल नहीं आ रहा जो बेसिक सा सवाल हो, वो आप सवाल कर रहे हैं जिसके लिए आपको मेरी पेज ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। और उस पे आपको उस पर जवाब मिलेगा। तो पेज ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। 27 जनवरी से जो है हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे, और फौरन ऐसे के बाद फिर जो है इंग्लिश प्रेसी और बाकी सारी चीजें आराम आराम से स्टार्ट होती रहेंगी। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन ओनली ऐसे तो वो भी आप कर सकते हैं, इफ यू वांट टू ज्वाइन अदर सब्जेक्ट्स तो वो भी आप कर सकते हैं। हाफिजा वो मैसेज करें, आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी। सिंधी मेरा ऑप्शनल नहीं था, मुझे इसका नहीं पता। नोट्स की स्ट्रेटेजी मैंने लेक्चर में बैठ के बताई थी भाई, कि मैंने पॉइंटर नोट्स बनाए, ये बनाए वो बनाए। अब लेक्चर सारा सुन लीजिएगा फिर से। वर्ल्ड मैप अच्छा कहाँ से मिलेगा, दुकान से मिलेगा? मैं क्या, ये पीछे मेरा नक्शा पीछे दिख रहा है जो मेरे बैकग्राउंड में है? आईआर की भी हम सोर्सेज बता चुके हैं। कितनी दफा मैं एक चीज को रिपीट करूं? अब ये यूट्यूब पे जब मैं लेक्चर रखूं ना, तब आप इसको सुनिएगा फिर से। किस नंबर पे मैसेज करें? 0312491326। 0312491326, इस वाले नंबर पे मैसेज करें। जिस जो ग्रुप में आप आई हैं ना, लर्न थोड़ा बोलता, उसमें जिस नंबर से मैसेजेस आते रहते हैं उसी नंबर पे मैसेज करने आप। अच्छा, सिंधी मेरा ऑप्शन नहीं है मेरी बहन, तो मैं इस पे आपको नहीं बता सकता। बाकी किताबों की लिस्ट के लिए ना मैं ग्रुप में कुछ रख दूंगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जी बिल्कुल कर सकती हैं आप गूगल। फातिमा ये सारी आप क्वेरी पूछ लीजिएगा, वहां आपको पता चल जाएगा। माय प्लेजर, माय प्लेजर। सो दैट्स इट फॉर ऑल जो है टुडे। तो आई होप कि यू ऑल हैड वंडरफुल टाइम। मजा आया आप लोगों को? कुछ समझ आया? कोई फ्रूटफुल सेशन था? एक रोड में आ गया दिमाग में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब जो मैंने चीजें कुछ बताई हैं, तो बस इसका हल ये है कि इस पे आप ना जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसको थोड़ा फॉलो करेंगे, तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सही है एवरीवन? तो फी अमान ला, इस तरह का फ्री लेक्चर फिर भी हम कभी ना कभी रख लेंगे किसी और चीज पे। बाकी अभी के लिए बस इतना ही था मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए। और ये मैं यूट्यूब पे रख दूंगा इंशाल्लाह कल तक, तो फिर आप जो है देख लीजिएगा। बाकी फिर इंशाल्लाह जो है मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ किसी और लेक्चर में। ये गूगल पिक्सल पूछ रहा है कि मैंने एमबीबीएस की हुई है 2027 में, एफिलिएट डिग्री, डू यू थिंक आई कैन? जी बिल्कुल, आप सब लोग सब कुछ कर सकते हैं, विलिंगनेस हो। लेकिन मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोगों का जो इतनी एमबीबीएस की डिग्री करके फिर सीएसएस करते हैं। यार मुजम्मिल, मैं ऑफिस में बहुत बिजी हूँ। अब ये आपका जो है ना जो है, ये पता नहीं कब चेक होगा। आप मेरी डेली ऑफिस आते हैं, आप देखते हैं कितना काम होता है। और फिर यहाँ पे आता हूँ तो ये जो बच्चे हैं इनको पढ़ाऊँ। असलम खुश, आपका ऐसे क्यों मैंने चेक नहीं किया? आप कौन है पहले ये बताएं। और अगर आप मेरे पेज के स्टूडेंट हैं तो फिर आप मुझे मैसेज कर दें। बाकी इस तरह अगर किसी ने भेजा हुआ होगा ऐसे चेक कर दें, ये चेक कर दें, तो वो फिर मैंने वाकई नहीं किया होगा, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास अभी। तो अभी मेरे पास कोई अगर चेकिंग के लिए आ भी रहा है ना पैसे देकर, उसकी भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ उनकी कर रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो अभी क्योंकि 4 फरवरी से पेपर है लोगों के, तो मेरा कंप्लीट फोकस उन पे है कि जैसे उनको उनके लिए आसानी हो जाए। बाकी जो है इंशाल्लाह जैसे 4 फरवरी के बाद आई विल बी रियली फ्री, तो फिर साथ हैं। ठीक है एवरीवन, तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ। सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।